हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये हमारी चैप्टर 2 के ऊपर फाइनली आखिरी वीडियो होने वाली है जहां पे हम चैप्टर 2 को समअप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो हमने अलग अलग थ्योरीज को डिस्कस किया था आज हम उसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ थ्योरीज के क्या डिसएडवांटेज थे और क्या एडवांटेज थे और कैसे हम इन सारी थ्योरीज को अप्लाई करके अपने इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतरीन बना सकते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पर जाए 9667836336 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट क्या है? क्लासिक थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जितनी भी थ्योरी थी उन सबको कंपेयर करेंगे हम आज की वीडियो में। अब देखते हैं। तो रिव्यूड अ रेंज ऑफ कॉम्पिटिंग थ्योरीज एंड अप्रोचेस टू स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ईच अप्रोच हैज इट्स स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज देखी, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी अलग थ्योरीज दे रखी है। हर एक कंट्री अलग थ्योरी को अप्लाई करती है ताकि वो अपने इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर बना सके। अब बात ये आती है कि इनकी अपनी अपनी क्या है, स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब हर एक थ्योरी की अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं और कुछ इनके क्या है, वीकनेसेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं। तो देयर एग्जिस्ट सच कंट्रोवर्सी बी इट आइडियोलॉजिकल, थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल। अब सुनो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, यानी कि हर एक कंट्री का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसको हम फाइनेंशियल सिस्टम भी बोल के चलते हैं। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को अप्लाई करते हैं। अलग अलग थ्योरीज जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि हम किसी भी तरह के इकोनॉमिकली ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि हमें इकोनॉमिकली बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन, बूम, ये अलग टाइम की सिचुएशन होती है इकोनॉमिकली। तो इन सबसे डील करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह की पॉलिसीज बना रखी है। तो एक तो ये जो है वो है क्या है, आइडियोलॉजिकल, मतलब किसी ने अपना एक आइडिया दिया, उसके ऊपर उन्होंने क्या बनाई, थ्योरी बनाई। अब वो थ्योरी जो है जरूरी थोड़ी ना कि हर सिचुएशन में अप्लाई हो ही जाए, तो कुछ सिचुएशन में उसके बेनिफिट नजर आते हैं और कुछ सिचुएशन में क्या नजर आते हैं, डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान नजर आते हैं। तो जब हमें थ्योरी जो है ना वो सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखो, इसलिए एक तो थ्योरी हमारी क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है, दूसरा एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब पता है क्या होता है कि जब हम किसी भी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस के बेस पे लगाएं, मतलब हमने उस थ्योरी की पहले टेस्टिंग कर रखी हो कि क्या ये थ्योरी जो है वो कैपेबल है इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। दूसरा एक्सपीरियंस के बेस पे लगाते हैं, मतलब क्या हमने पास्ट में कभी उस थ्योरीज को अप्लाई किया है जब वो सिचुएशन आई थी। जब बार बार एक सिचुएशन आती है तो हम एक थ्योरी को अप्लाई करते हैं, अगर वो थ्योरी कामयाब हो जाती है तो जब भी वो सिचुएशन आएगी हम उस थ्योरी को अप्लाई फिर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्पिरिकल रिलेशन। तो इज व्हाट मेक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। और एक यही है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या बनाता है, चैलेंजिंग भी बनाता है और एक्साइटिंग भी बनाता है। और चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि बार बार आपको थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी, हो सकता है थ्योरी फेल हो जाए और हो सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दे। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल क्या है इसका। अब देखो यहाँ पे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सारी थ्योरीज को जो अब तक हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। हमारे पास पहली थ्योरी क्या थी, लीनियर स्टेजेस मॉडल एम्फेसाइज। अभी क्या बताता था, अब वो समझते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर एक कंट्री को डेवलपमेंट करनी है तो उसका एक ही तरीका है, वो पहले अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करे, मतलब अपने रिसोर्सेज को सेव करे, अपने पैसों को सेव करे और फिर उन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करे, तब जाके कंट्री ग्रो कर सकती है। ये सिंपल सा रिलेशन किसका था, ये था हमारा लीनियर स्टेजेस मॉडल का। उसने ये बात बोली थी कि पहले सेविंग बढ़ाओ अपनी कंट्री के अंदर, कम से कम रिसोर्सेज यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करो ताकि आपकी कंट्री जो है इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। और जितनी भी इकोनॉमिकली कंट्री जो स्ट्रॉन्ग हुई है उन सब ने यही किया था, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की बजाय। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे थी। तो द क्रूशियल रोल दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे क्रूशियल रोल किसका है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करोगे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि सेविंग का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास जो भी इनकम है, जो भी रिसोर्सेज है, आप उसमें से कितना खर्च कर पा रहे हो और कितना बचा पा रहे हो। और ये सिर्फ कंट्री लेवल की बात नहीं होती, ये इकोनॉमिकली हर एक पर्सन, मतलब इंडिविजुअली हर पर्सन पे लागू होती है। एक आपने देखा होगा, कोई भी पर्सन जब अपनी स्ट्रगल टाइम में होता है, मेरे हिसाब से उसको अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। यानी
यानी कि फिजूल खर्चे ना करके अपने आजकल रिसोर्स के नाम पे है क्या हमारे पास, पैसा। तो पैसा जितना ज़्यादा सेव करोगे उतना ही फालतू आप उसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी होता है। तो आप उसे इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्टमेंट से पैसा मल्टीप्लाई होगा, जिससे क्या फ्यूचर में क्या क्रिएट होगी, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और फ्यूचर में आपको एक तरह से ये बचाएगी डेट ट्रैप से, आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाएगी आपको ये, जो आपने का बचाया हुआ पैसा है, क्योंकि अब वो मल्टीप्लाई हो चुका है, उसने एक अच्छी खासी वेल्थ गेन कर ली है। तो वही सेम चीज़ें कंट्री लेवल पे भी लागू होती है। एक कंट्री में जितनी फालतू सेविंग्स होगी, यानी कि जितना रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज होगा, उतना ही हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, कंपनी जो कंट्री है वो ग्रो करेगी। इससे मैंने आपको याद होगा, जब मैं समझा रहा था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि इंडिया में जो है ना, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस में, स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे हैं। हो सकता है कोविड के बाद रेशो थोड़ा सा बढ़ गया हो, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ अमेरिका से, अमेरिका एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे 90% लोग अपना पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट वगैरह में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि जब बिजनेस ग्रो करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारा पैसा भी क्या होगा, एक अच्छी स्पीड से ग्रो करेगा। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कंपनीज में भी, अपनी कंट्री कंपनीज में भी, यानी कि डोमेस्टिक कंपनीज में भी और इंटरनेशनल या फिर फॉरेन कंपनीज में भी। तो ये था हमारा टॉपिक। तो ये हमारा किसने दिया था, लीनियर स्टेजेस मॉडल ने। इसके बाद क्या आता है, प्ले इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लॉन्ग रन ग्रोथ। और यही नहीं, इसका मेन कहना क्या है कि ग्रोथ ऐसी हो जिसे हम सस्टेन कर पाएं। आप लोगों को याद होगा, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अलग से वीडियो बनाई थी, जहाँ पे मैंने SDGs गोल्स के बारे में बात की थी, ठीक है, कि कौन कौन से गोल थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ग्रोथ ऐसी हो जिसको हम आज भी यूज कर पाएं और आने वाली जनरेशन भी उस ग्रोथ का लुत्फ उठा पाए, यानी कि मजा आए उन्हें भी कि हाँ ग्रोथ तो करी है लोगों ने। और खासकर आप इस उम्र के लोगों को देख लो, मतलब जो भी लोग जो हैं वो 21वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं, उन लोगों ने सबसे फालतू चेंजेस देखे हैं इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजी में भी, है ना, कीपैड के फोन से स्मार्टफोन, ठीक है, डब्बे वाली टीवी से स्मार्ट टीवी। तो हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं। तो लॉन्ग रन ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर में भी हम सस्टेन कर पाए। अब क्या आता है, तो ये हमारा था किसका, कौन सा मॉडल, लीनियर स्टेजेस मॉडल। दूसरा हमारे पास क्या था, द लेविस 2 सेक्टर मॉडल। अब इस मॉडल ने क्या कहा, इसने कहा कि स्ट्रक्चर में चेंज कर दो। अब स्ट्रक्चर में चेंज क्या था इसमें, कि जो तुम ट्रेडिशनल अप्रोच अपना रहे हो, यानी कि तुम लोग सारा का सारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर पे, मतलब कहीं ना कहीं हम सब उस टाइम पे क्या थे, 90-50 के टाइम पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे सबसे ज़्यादा, कि भाई जो प्रोडक्शन होगा, जो GDP में ग्रोथ होगी, सब एग्रीकल्चर की वजह से होगी। तो इसने क्या बोला कि स्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत है अगर हमें इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है। तो ज़्यादातर लोगों ने फोकस किस पे किया, फिर इंडस्ट्रीज पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े लेवल पे किया गया, ताकि जो है हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होने का रीजन क्या था कि एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व तो हो रहे थे, लेकिन आउटपुट ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इनपुट तो लग रहे थे, क्योंकि अब लोग क्या है, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं एज अ रिसोर्स, तो वो भी इनपुट, उसने अपनी मेहनत करी है, खेतों वगैरह में जाके वहाँ पे काम किया है, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा। तो क्या फायदा ऐसी जगह मेहनत करके जहाँ पे आउटपुट नहीं बढ़ रहा। कम से कम अगर काम करना ही है तो ऐसी जगह करो जहाँ पे क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो वही सेम चीज़ इस स्ट्रक्चर ने बोला, लेविस 2 सेक्टर मॉडल ने क्या बोला कि स्ट्रक्चरल चेंज लाना बहुत जरूरी है। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ रिसोर्सेज, कि आप रिसोर्सेज को ट्रांसफर करो कैसे, लो प्रोडक्टिविटी से हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ, यानी कि ऐसी जगह यूज करो जहां पे ज्यादा बेनिफिट्स मिले। जैसे कि एग्रीकल्चर छोड़ो, इंडस्ट्रीज में जाओ या फिर सर्विस सेक्टर में जाओ जहां में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इंटरनेशनल डिपेंडेंस थ्योरिस्ट। अब इसमें क्या था, मैंने आपको इसमें समझाया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है डेवलप्ड नेशन पे, उनकी थ्योरीज पे, उनके फंडामेंटल्स पे, उनके इकोनॉमिक सिस्टम पे, साथ साथ उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स पे भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनको फॉलो करते हैं। वही सेम बात यहाँ पे थी। तो इंटरनेशनल डिपेंडेंस थ्योरिस्ट अलर्ट अस टू इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड वर्किंग्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमें क्या समझाती है कि वर्ल्ड इकोनॉमी काम किस तरीके से करती है, एंड मैनी वेज इन विच डिसीजंस मेड इन डेवलप्ड वर्ल्ड कैन अफेक्ट लिव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। जहाँ पे कोई भी डिसीजन जो किसने लिए हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड ने लिए हैं, उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, मिलियंस ऑफ लाइफ के ऊपर, वो भी दूसरी कंट्री के। कौन सी कंट्री के, डेवलपिंग वर्ल्ड के। यानी कि डिसीजन कौन ले रहे हैं, डेवलप्ड नेशन। पूरा कंट्रोल किसके पास है, जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड नेशंस हैं, लेकिन उसका खामियाजा या फिर उसके बेनिफिट किसको मिल रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस को भी मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि इकोनॉमिकली जो पावर है वो सिर्फ कुछ कंट्रीज ने कंट्रोल कर रखे हैं। जैसे कि मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में नाम लूँ तो भाई हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में USA हो गया,
ठीक है, यूके हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया एशियन कंट्री में, जापान हो गया, ये सब कुछ टॉप इकोनॉमीज हैं जो वर्ल्ड में प्ले करती हैं इकोनॉमिकली सिस्टम को, यानी कि इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है इकोनॉमिकली सिस्टम, और इसको पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फॉलो किया जाता है। और ये सब डेवलप क्यों है? ये सब डेवलप है अपनी टेक्नोलॉजीज की वजह से। यहाँ पे एडवांस लेवल की कंपनीज हैं, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज हैं, जिनके चक्कर में हम इन्हें फॉलो करते हैं, उल्टा इनके रिसोर्सेज को यूज भी करते हैं अपने आप को इतना ही वेल एफिशिएंट बनाने के लिए। तो वही सेम चीज यहाँ पे थी। अब अगले पॉइंट में हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारा क्या था यहाँ पे कि कैसे हम डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज की रिसोर्सेज पे, उनकी पॉलिसीज पे, उनके सिस्टम्स पे। अब आता है हमारे पास एक पॉइंट नोट में, तो नियो क्लासिकल ने क्या बोला, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी नीड्स टू बी मॉडिफाइड। अब इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब मॉडिफाइड क्यों करना है, मतलब हम जरूरी नहीं है किसी कंट्री को फॉलो करें, जरूरी नहीं हम किसी थ्योरी को फॉलो करें, हम मिक्सअप भी तो यूज कर सकते हैं कि जब जैसी प्रॉब्लम होगी वहां पे हम वैसी ही थ्योरीज को यूज करेंगे। कोई जरूरत नहीं है किसी और कंट्री को फॉलो करें कि भाई वो उस कंट्री ने पॉलिसी लगाई थी तो हम भी उसी पॉलिसी से कामयाब होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि सबके अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है और सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है ना कि सबके सब डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसे ही हर एक कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पॉलिसीज भी है अपने हिसाब से चूज करनी चाहिए। तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी को जो है वो मॉडिफाई करने की जरूरत थी टू फिट द यूनिक सोशल, इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल सर्कमस्टांसेस, ताकि वो एक तो यूनिक सोशल सिचुएशन से डील कर सके। अब हो सकता है किसी कंट्री की सोशल सिचुएशन काफ़ी अलग हो और किसी की अलग हो। आज मैं बताता हूँ आपको यूएस इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस को सपोर्ट किया जाता है। उन्हें पता है कि कोई भी कंट्री सक्सेसफुल जब होगी जब वहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेसेस रन किए जाएंगे। इंडिया में क्या होता है, भाई किसी ने स्टार्टअप कर दिया, कोई नया आइडिया ले आया, तो लोग जो है ना मोटिवेट कम करेंगे उस पर्सन को, डिमोटिवेट ज़्यादा कर देंगे। हाँ अब तू ही तो बनेगा भाई करोड़पति, ठीक है, तेरा ही बिजनेस खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो हम उसे डिमोटिवेट ज़्यादा कर देते हैं। हो सकता है उसका आइडिया सही में उतना वर्थ इट हो जितना वो देख रहा हो फ्यूचर विजन को लेके, ठीक है, तो कई बार हम उसे उसके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं पूरे तरीके से उस पर्सन के, या फिर उसे फंडिंग प्रोवाइड नहीं होती जिस तरीके से वो बिजनेस को डेवलप नहीं करवा पाता और कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिकली वो ग्रो नहीं कर पाता अपने आप को। तो ये सारे कुछ दिक्कतें हैं। तो यूनिक सोशल पॉलिसीज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हर एक कंट्री के जो स्ट्रक्चरल सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से पॉलिसी भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। आज मैं एग्जांपल दूं आपको यूएस और इंडिया में। यूएस में फॉलो होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए लोग मशीनें यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, वहाँ पे लेबर इतने सारे नहीं है, इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ पे। अब इंडिया में देखो, इंडिया में आप सारा काम शुरू करा दो मशीनों से, तो जो लोग हैं उन्हें जॉब कैसे मिलेगी? तो इंडिया में जरूरत किसकी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, यानी कि ऐसे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे लेबर्स को जॉब मिले, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाएँ और उन्हें एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना भी क्या है, बहुत जरूरी है। और वो किस तरीके से होगा, सिर्फ और सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्निक से। अब क्या आता है हमारे पास, तो सर्कमस्टांसेस ऑफ डेवलपिंग नेशंस। देयर इज नो डाउट दैट प्रमोटिंग एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ प्रॉपर फंक्शनिंग प्राइस सिस्टम। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, एक तो प्रमोट करना पड़ेगा। अब प्रमोट कौन करेगा, गवर्नमेंट को खुद प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट एफिशिएंट प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन क्या हो, एफिशिएंट लेवल पे हो, और सिर्फ प्रोडक्शन ना हो अच्छे तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। क्योंकि अगर मान लो आपने प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आप कर नहीं पा रहे, यानी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है इकोनॉमी के अंदर, और जब इकोनॉमी में इनइक्वालिटी होगी तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज के मालिक बन जाएंगे जिनको हम रिच पीपल्स बोलते हैं, और कुछ लोगों के पास एक बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, थ्रू अ प्रॉपर फंक्शनिंग प्राइस सिस्टम, और एक प्रॉपर प्राइस सिस्टम होना चाहिए इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेसफुल डेवलपमेंट प्रोसेस, और इस तरीके से एक कंट्री जो है वो अपने आप को डेवलप करवा सकती है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, सक्सेसफुल डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ स्किलफुल एंड जुडिशियस बैलेंसिंग ऑफ मार्केट प्राइसिंग। अब सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए एक चीज़ और जरूरी है, वो क्या, एक तो स्किलफुल लोग हों उस कंट्री के अंदर, एफिशिएंट लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है, जिन्हें प्रॉपर नॉलेज हो काम करने की, तो ऐसे लोग जो है वो कंट्री को डेवलप करवा सकते हैं। एंड जुडिशियस बैलेंसिंग ऑफ मार्केट प्राइसिंग, और मार्केट का जो कंट्रोल है वो अच्छे तरीके से होना बहुत जरूरी है। एंड प्रमोशन वेयर मार्केट कैन बी एग्जिस्ट एंड ऑपरेट एफिशिएंटली, और गवर्नमेंट को ऐसी मार्केट को प्रमोट करना होगा जो एग्जिस्ट करती हैं और ऑपरेट करती हैं एफिशिएंटली, मतलब किसी भी तरह का लूटने का काम नहीं करती, ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम करती है, एफिशिएंट है,
हर एक चीज़ को लेके। तो ऐसी मार्केट को गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, और ऐसी मार्केट जो कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन क्रिएट कर रही है, मोनोपोली क्रिएट कर रही है, ठीक है, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, उसमें गवर्नमेंट को इंटरवेन करके उन्हें बैन कर देना चाहिए मार्केट से, ताकि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर हमने चैप्टर देख लिया कि इकोनॉमिकली कंट्रोल कैसा होना चाहिए। यहाँ पे हमने हर एक थ्योरी को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करी कि एक मॉडिफाइड थ्योरी कैसी होनी चाहिए। तो अब अगले चैप्टर से बात करेंगे हम नए चैप्टर के ऊपर, अगली वीडियो से नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे हम। और ये वाला चैप्टर जो हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की और एक नए कंसेप्ट की। अब जिसको जो उतारना है बोर्ड पे से उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। और फिर बोल रहा हूँ, हर एक थ्योरी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक मॉडल अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, और किसी भी मॉडल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर एक मॉडल पता होने चाहिए, और इसलिए मैंने हर एक मॉडल के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, और लास्ट में एक कॉम्बिनेशन वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आपको हर एक मॉडल की जो है खास बातें पता हो। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे नए चैप्टर की। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।